हमारे सौरमंडल का किनारा कहाँ पर है? क्या आप जानते हैं? क्या आपने सोचा है हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है? कहीं आपके दिमाग में ये बात तो नहीं आ रही कि प्लूटो प्लैनेट के बाद सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है? क्या आप जानते हैं दोस्तों, प्लूटो प्लैनेट तक हमने खाली अपने सोलर सिस्टम को 10% ही खंगोला है। तो फिर अब सवाल उठता है कि कहाँ है सोलर सिस्टम की रियल बाउंड्री? आखिर सोलर सिस्टम का किनारा यानी कि सोलर सिस्टम का एज कैसे दिखता है? और ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि सौर मंडल का एज कहाँ पर होगा? क्या ऐसी कोई चीज सोलर सिस्टम की फिजिकल बाउंड्री है जिसे देखकर हम सोलर सिस्टम का एज डिसाइड करें? तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब तो सबसे पहले दबा दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम का एज हमसे बहुत ज्यादा दूर है। अभी हमारे लिए वहां तक जाना और उसको ऑब्जर्व करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई हमने ऐसे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करे हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर भी गए हैं। इनमें सबसे पॉपुलर नाम आता है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का, जो स्पेस में लगभग 44 साल से यात्रा कर रहे हैं और फिलहाल हमें इंटरस्टेलर स्पेस की जानकारी दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हम सोलर सिस्टम के एज को कैसे डिसाइड करते हैं और सोलर सिस्टम का एज हमसे कितनी दूरी पर मौजूद है। सोलर सिस्टम के एज को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है और यह सूर्य से कितनी दूरी पर मौजूद है यह पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने किस बेसिस पर सोलर सिस्टम का एज डिसाइड किया है। जिन दो तरीकों से हम सोलर सिस्टम के एज को डिसाइड करते हैं वो है मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल बेसिस। ग्रेविटेशनल बेसिस पर अगर हम सोलर सिस्टम के एज को डिफाइन करें तो ये वह पॉइंट होगा जहां पर हमारा सन अपने सोलर सिस्टम के अंदर छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स और पत्थरों को अपने ऑर्बिट में रख पाएगा। इन टुकड़ों को प्लैनेटेसिमल्स भी कहा जाता है और आपको बता दें कि वह सीमा जहां तक सन इन प्लैनेटेसिमल्स को अपने ऑर्बिट में रखता है वो है ओर्ट क्लाउड। ओर्ट क्लाउड सोलर सिस्टम के छोर पर मौजूद हिस्से को कहा जाता है और ये एक स्फेरिकल शेप का बादल है जो सोलर सिस्टम की बाउंड्री को बनाता है। यह क्लाउड काफी सारे प्लैनेटेसिमल से बना हुआ है और यहाँ का तापमान काफी ठंडा है और आपको बता दें कि ये सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लेस भी है। इस जगह का ठंडा होने का रीजन स्पष्ट है और वो रीजन है सन से इसकी दूरी। इस क्लाउड का इनर पार्ट सन से लगभग 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, जबकि इसका आउटर पार्ट 10,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ और सन के डिस्टेंस को कहा जाता है, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओर्ट क्लाउड कितना बड़ा है। यहाँ का औसत तापमान 5 केल्विन है, यानी -269 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है। ये क्लाउड मोस्टली ऐसे टुकड़ों से बना है जो फ्रोजन है। ओर्ट क्लाउड में मौजूद अधिकतर पत्थरों के टुकड़े इन्हीं कंपाउंड्स के बने हुए हैं और कम टेम्परेचर होने के कारण ये फ्रीज्ड है। ओर्ट क्लाउड की बाहरी लेयर सन का काफी कम ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करती है और इसी के कारण मिल्की वे की ग्रेविटी और आसपास के स्टार्स की ग्रेविटी से काफी ज्यादा इफेक्ट होते हैं और ग्रेविटी रिफ्लेक्शन के कारण कई बार इनकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी हो जाती है कि यह सोलर सिस्टम के इनर पार्ट में एंटर करना शुरू कर देती है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यही छोटे बड़े प्लैनेटेसिमल्स जो ओर्ट क्लाउड में मौजूद है वो जब इनर सोलर सिस्टम में आते हैं तो इन्हीं को हम कॉमेट्स कहते हैं। ओर्ट क्लाउड में मौजूद अधिकतम मटेरियल वो है जो सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के दौरान एग्जिस्ट करता था। इसका मतलब ओर्ट क्लाउड से आने वाले कॉमेट को स्टडी करके हम सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और उसके एवोल्यूशन के बारे में काफी ज्यादा नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के मैग्नेटिक एज की, जिसे हेलियोस्फीयर भी कहा जाता है। दरअसल इंटरस्टेलर स्पेस और आउटर स्पेस यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर का स्पेस काफी ज्यादा खतरनाक रेडिएशन से फैला हुआ है और ये रेडिएशन कई अलग अलग सोर्सेज से आता है, जैसे गामा रे बर्स्ट, एफआरबी, ब्लैक होल कोलाइजन, न्यूट्रॉन स्टार कोलाइजन वगैरह वगैरह। अगर ये रेडिएशन किसी तरह हम तक पहुंच गया तो ये अर्थ पे मौजूद लाइफ के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है और ये रेडिएशन हम तक पहुंच भी सकती है। लेकिन हमारा सन ही हमें प्रोटेक्ट करता है, वो इन रेस को हम तक पहुंचने नहीं देता। दरअसल सूर्य भी लगातार प्लाज्मा की रेडिएशन छोड़ता रहता है। ये रेडिएशन खुद में ही काफी ज्यादा पावरफुल है। इन्हें सोलर विंड भी कहा जाता है और यही सोलर विंड्स जब हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऑरोरा लाइट्स फॉर्म करती है, जो अंतरिक्ष के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में हमारे साथ बने रहें। अगर ये सोलर विंड्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाएं, तो पूरी पृथ्वी पर इलेक्ट्रिक ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी पूरी दुनिया में बिजली से चलने वाले सभी डिवाइसेस बंद हो जाएंगे। ये सोलर विंड्स जो हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकती हैं और मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिम्मेदार भी थी,
वही हमें इंटरस्टेलर रेडिएशन से बचाती है। बेशक सोलर रेडिएशन हमारे लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन ये हमें उससे भी बड़े खतरे कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। दरअसल ये सोलर रेडिएशन हमारे सोलर सिस्टम की चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पृथ्वी के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। बाहर से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते सोलर सिस्टम के अंदर नहीं आ पाती। यह मैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल होता है कि यह 70% से भी ज्यादा कॉस्मिक रेडिएशन को रोक देता है। जितने रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है उसी को हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। हीलियोस्फीयर का टेम्परेचर अपनी आसपास की जगह से थोड़ा ज्यादा होता है। अब इसका सीधा सा कारण है क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कॉस्मिक रेडिएशन को डिफ्लेक्ट करती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन आपस में टकराते हैं। ये दोनों ही हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, इसलिए इनके कॉलिजन से हीट एनर्जी बनती है जो वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। जहाँ ये दोनों रेडिएशन आपस में कोलाइड करते हैं और वहाँ एक फिजिकल बाउंड्री बन जाती है, और इस बाउंड्री को यानी कि हीलियोस्फीयर के एंड को हीलियोपॉज बोला जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो हमारी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।